हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी लोगों का स्वागत है वोल्कनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की, तो ये लेक्चर हमारा डेली क्विज का डिस्कशन लेक्चर है, जिसके अंदर हम डेली क्विज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपको देते हैं उन क्वेश्चंस का यहाँ पे डिस्कशन किया जाता है। और स्टूडेंट्स, अगर मैं मेरे अकॉर्डिंग बात करूँ तो क्वेश्चन एंड आंसर्स के थ्रू आप काफ़ी कुछ सीख सकते हो। क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू जो आपकी नॉलेज है उसको किस तरीके से अप्लाई करते हैं एग्ज़ाम के अंदर में, क्वेश्चंस में किस तरीके से पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन एंड आंसर के थ्रू प्रैक्टिस करते हुए आपका जो सब्जेक्ट है उसका रिवीजन भी होता है। आपके कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ डाउट्स हैं कि आपको नॉलेज को किस तरीके से अप्लाई करना था, या इस चैप्टर के अंदर इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसी वजह से जो क्वेश्चन आंसर की जो प्रैक्टिस है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए। दूसरी अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जिस तरीके से हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के रिवीजन के लिए आप लोगों के लिए एक सीरीज लॉन्च की थी, जिसके अंदर आपसे डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए थे वहाँ पे, और क्वेश्चंस आपको अपलोड होते थे। उसके बाद में उससे रिलेटेड जो उसका डिस्कशन वीडियो था वो अपलोड किया जाता था। तो वो थी हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड आज़ादी सीरीज। इसी तरीके से आज वोल्कनो आईएएस के द्वारा ही लॉन्च किया गया है इन्वायरमेंट, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम में। अराउंड द एक जो पिलर है, अगर हम बात करें कि 100 क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स के अंदर में, तो 100 में से जो 20 क्वेश्चन हैं, 20 क्वेश्चंस आपको यहाँ इन्वायरमेंट से देखने को मिलेंगे। तो इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अभी एग्ज़ाम में काफ़ी समय भी है, तो हमको स्लोली हम अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको धीरे धीरे एमसीक्यूज़ के थ्रू कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहें, हमारे जो कॉन्सेप्ट है उनको स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो इन्वायरमेंट्स का जो एमसीक्यू रिलेटेड जो सीरीज़ है वो आपके लिए लॉन्च की गई है। उसमें डेली आपको 5 क्वेश्चन इस तरीके से अपलोड किए जाएंगे, डेली या अल्टरनेट डेज के बेसिस पे आपको इन्वायरमेंट की क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे, और उसके अंदर आप उस डिस्कशन वीडियो को देखिए, आपको उसके थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसको नोट डाउन कीजिए, अपनी इन्वायरमेंट की बुक में नोट डाउन कीजिए, या आपकी जो नोट्स हैं वहाँ पे बनाइए। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी लॉन्च की है, और भी जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे पॉलिटी है, अब पॉलिटी से रिलेटेड सीरीज भी लॉन्च करेंगे आपके लिए, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड भी एक सीरीज लॉन्च करेंगे। आपको कंप्लीटली जितने भी जो सब्जेक्ट्स हैं उन सभी को यहाँ पे, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, आर्ट एंड कल्चर, तो इन्हीं सभी सब्जेक्ट्स का यहाँ पे डिटेल में आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस मेरे द्वारा ही करवाई जाएगी। आपको कंटिन्यू थ्रू आउट द ईयर 2023 का जो एग्ज़ाम है वो हमको क्रैक करना है स्टूडेंट्स। अच्छी तैयारी के साथ में हम क्रैक करेंगे। आप कंटिन्यू हार्ड वर्क कीजिए। तो आज का जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें बोला गया है कि जो कृष्णा थर्ड नाम के एक राजा हैं, उन्होंने नॉर्थ इंडिया के अंदर अटैक किया। नॉर्थ इंडिया के अंदर अटैक करने के साथ में उन्हें जो प्रतिहार रूलर थे, प्रतिहार रूलर को ये डिफीट करते हैं। और इसके साथ में ये पूछा गया है कि जो कृष्णा थर्ड नाम के जो किंग थे वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग किया करते थे। तो स्टूडेंट्स, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो डायनेस्टीज़ के क्वेश्चन हैं इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं, और काफ़ी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है। अगर आपने थोड़ी भी मेडिवल हिस्ट्री की नॉलेज होगी तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आपको जो मेडिवल हिस्ट्री है उसकी बात करें, तो मेडिवल हिस्ट्री के लिए भी जो सतीश चंद्रा जो बुक है उसकी जो लेक्चर्स हैं हमने प्रोवाइड करवाए हैं। कुछ लेक्चर्स अभी तक अपलोड कर दिए गए हैं, कुछ नहीं किए गए हैं। जल्दी आपके लिए सभी जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड कर दिए जाएंगे, जिसमें मेडिवल हिस्ट्री भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप उन लेक्चर्स को देखिए जिसके अंदर बताया गया है इन सभी डायनेस्टीज़ के बारे में, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में। तो स्टूडेंट्स, ये जो कृष्णा थर्ड नाम के जो राजा थे, राष्ट्रकूट नाम की जो डायनेस्टी थी जो साउथ इंडिया के अंदर हमारे हुआ करती है, वहाँ पे ये उस डायनेस्टी से बिलोंग किया करते थे। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा जो हमारे यहाँ पे उस मेडिवल इंडिया के स्टार्ट के समय में यहाँ पे एक सिटी होती है, अभी भी है वो प्रेजेंटली, कन्नौज नाम का एक शहर है उत्तर प्रदेश में। कन्नौज वही शहर है जो परफ्यूम इंडस्ट्री है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आपको पता होना चाहिए कन्नौज के बारे में। कन्नौज इज़ सो मच फेमस फॉर परफ्यूम इंडस्ट्री। तो कन्नौज नाम का जो शहर है, कन्नौज नाम के शहर का उस टाइम में सबसे प्रोस्पेरस वो एरिया माना जाता था। हर्षा के समय में भी उसको सबसे ज़्यादा प्रोस्पेरस माना जाता था। तो जैसे हर्षा का डिक्लाइन के बाद में ये 3 डायनेस्टीज पावर में आती हैं। साउथ के अंदर होती हैं कौन सी, अगर हम बात करें जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी है वो साउथ इंडिया में होती है।
अगर हम बात करें कि ईस्टर्न साइड में है जो पाल डायनेस्टी होती है और वेस्टर्न साइड में होती है प्रतिहार डायनेस्टी। तो इन तीनों डायनेस्टीज के द्वारा यहाँ पे जो अगर हम बात करें, जो कन्नौज नाम का जो शहर है जो उस टाइम में पावर सीट थी उसको गेन करने की कोशिश की जाती है। इन तीनों डायनेस्टीज के द्वारा बार बार कन्फ्लिक्ट होगा, बार बार इनके बीच में लड़ाइयाँ होंगी, वॉर होगा। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि राष्ट्रकूट जो डायनेस्टी के जो रूलर्स हैं वो नॉर्थ इंडिया के अंदर आएंगे, इनको डिफीट करेंगे यहाँ पे और कम्प्लीटली वापस चले जाएंगे। राष्ट्रकूट उस समय में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर डायनेस्टी थी। अगर हम बात करें कि जो वेस्टर्न साइड में जो गुजरात और राजस्थान का रीजन है वहाँ से ये एक डायनेस्टी बिलोंग किया करती थी, गुजर प्रतिहार डायनेस्टी, जो राजस्थान के जो वेस्टर्न एरिया है यहाँ से बिलोंग करते हुए ये लोग ने काफ़ी समय तक कन्नौज को अपने पावर के अंदर में रखा था। पाल डायनेस्टी के भी कुछ रूलर्स हैं जिन्होंने इनसे रिलेटेड एक बार मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया गया था पाल डायनेस्टी से रिलेटेड। 2020 का जो मेंस का पेपर है GS 1 का, उसके अंदर आप देखना, इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि पाल डायनेस्टी के द्वारा जो बुद्धिज़्म को कैसे प्रमोट किया गया, ऐसी क्या क्या एक्टिविटीज़ की गई कि बुद्धिज़्म को इन लोगों ने प्रमोट किया। तो आपको पता होना चाहिए जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी जो गुप्ता डायनेस्टी के समय में इस्टेब्लिश की गई थी, उस यूनिवर्सिटी का रिवाइवल करवाया गया पाल डायनेस्टी के रूलर्स के द्वारा। इसके अलावा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, ऐसी यूनिवर्सिटीज़, इसके अलावा मोनेस्ट्रीज के लिए ज़मीन दी गई पाल डायनेस्टी के द्वारा। तो ये सब जो बातें हैं ये सतीश चंद्रा नाम की जो किताब है उसके अंदर काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपको मेडिवल हिस्ट्री को अच्छे से प्रिपेयर करना है तो आप लेक्चर्स को देखिए स्टूडेंट्स, इसके अलावा उस बुक को रीड कीजिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी है उसके ये रूलर थे कृष्णा III। राष्ट्रकूट डायनेस्टी के बारे में स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी का जो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो किस तरीके से आता है, क्योंकि यहाँ पे एक डायनेस्टी वहाँ पे रूल किया करती है चालुक्य डायनेस्टी, और चालुक्य डायनेस्टी जैसे ही कमज़ोर होती है ये उसके सामंत होते हैं चालुक्य डायनेस्टी के, और चालुक्य डायनेस्टी जैसे ही कमज़ोर होने लगती है उसके साथ ही ये अपने आप को इमर्ज करेंगे। इस राष्ट्रकूट डायनेस्टी के फाउंडर हुआ करते हैं मान्यखेट, इनकी कैपिटल थी, और इसके फाउंडर जो थे दंती दुर्गा नाम के एक राजा थे, दंती दुर्गा इसके फाउंडर थे। कैपिटल का नाम था मान्यखेट। और इसके अलावा अगर हम बात करें एलोरा का जो केव नंबर 16 है, कैलाश मंदिर है, उसको राष्ट्रकूट डायनेस्टी के द्वारा ही बनाया गया था। और भी बहुत सारे इनके आर्किटेक्चर हैं, इसके बारे में हम आर्ट एंड कल्चर में और हमारे जो मेडिवल हिस्ट्री है उसके अंदर काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे इनको। तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी से हमारे जो कृष्णा III हैं वो राजा बिलोंग किया करते थे। गोपाल जो थे वो फाउंडर थे पाल डायनेस्टी के, और वरहा, आदि वरहा के नाम से इनको जाना जाता है। भोज नाम के जो राजा थे वो गुजर प्रतिहार डायनेस्टी के फाउंडर हुआ करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्वेश्चन में हमने देखा कृष्णा III नाम के जो राजा थे वो यहाँ पे राष्ट्रकूट डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं जिसके फाउंडर थे दंती दुर्गा। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द फॉरेन ट्रैवलर्स से रिलेटेड है, और इसमें बोला है कि इनमें से कौन सा जो ट्रैवलर है जो विजयनगर नाम का जो एम्पायर था, विजयनगर एम्पायर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके विजयनगर एम्पायर के समय में ही कुछ टेम्पल वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, टेम्पल आर्किटेक्चर, और उससे रिलेटेड एक बार प्रीलिम्स 2019 का जो प्रीलिम्स हुआ था उसके अंदर वहाँ पे पूछ लिया गया था कुछ टेम्पल आर्किटेक्चर से रिलेटेड कि ये कुछ एक्टिविटी हैं, ये एक्टिविटी बेसिकली कौन से जो टेम्पल आर्किटेक्चर हैं उनके अंदर परफॉर्म होती हैं। तो वो विजयनगर के जो टेम्पल्स थे उनके अंदर में वो एक्टिविटी की जाती थी। ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर्ट एंड कल्चर के अंदर, माइन्यूट, लिटिल बिट माइन्यूट डिटेल। आपको जब रीड करो तो केयरफुली वे में रीड कीजिए स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो फॉरेन ट्रैवलर है जो विजिट नहीं किया था विजयनगर एम्पायर की। सबसे पहले हमको विजयनगर एम्पायर के बारे में पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स 1336 में दो भाई होते हैं, हरिहर एंड बुक्का। हरिहर एंड बुक्का नाम के दो भाई होते हैं, उनके द्वारा इस यहाँ पे इस जो किंगडम है इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। इसमें 4 तरीके की यहाँ पे आपको जो डायनेस्टीज़ देखने को मिलेंगी, सुलवा, तुलवा, इन सब डायनेस्टीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स अब अगर हम बात करें कृष्णदेवराय जो काफ़ी ज़्यादा फेमस साउथ इंडिया के किंग हैं, जिनको काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज, बहुत सारी लैंग्वेज आया करती थी, आर्ट एंड कल्चर की काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया था उन्होंने, उनके बारे में भी यूपीएससी ने एक बार मेंस के अंदर में क्वेश्चन पूछ लिया था। और अभी भी रिसेंटली यूपीएससी का मेंस के पेपर होने वाले हैं, उन सबको भी अभी हम डिस्कस करेंगे अच्छे से जब मेंस के पेपर हो जाएंगे। अभी सितंबर 16 से स्टार्ट हो रहे हैं,
तो हरिहरन बुक्का ने इसको इस्टेब्लिश किया। कृष्णदेवराय इसी के अंदर आएंगे। 4 डायनेस्टीज ने यहाँ पे रूल किया था यहाँ विजयनगर के समय में। तो आप देखिए जो ट्रैवलर हैं निकोलस डी कॉन्टी, अब्दुल रज्जाक एंड फर्नाओ नुनीज जो हैं ये उसी समय के ट्रैवलर हैं। अब आप देखिए कि जो फोर्थ ऑप्शन है उसके अंदर जो नाम है वो बोला गया है मगस्तनीज। अब आपको याद होगा अगर आपने 6th क्लास की जो हमारी एनसीईआरटी के जो लेक्चर्स हैं अगर वो देखे होंगे तो वहाँ 6th क्लास की एनसीईआरटी के समय में ही हमने डिस्कस कर लिया था। देखो कितना बेसिक नॉलेज है। अगर आपने लिटिल बिट भी थोड़ी बहुत भी अगर आपने प्रॉपर वे में देखा होगा तो 6th क्लास की नॉलेज भी काम आ रही है यहाँ पे। तो 6th क्लास नॉर्मल नॉलेज है कि ये जो मौर्य डायनेस्टी का जो रूल था उस समय में मगस्थनीज इंडिया के अंदर होते हैं। और इनकी एक काफ़ी फेमस बुक है इंडिका। इंडिका नाम की इनकी एक काफ़ी फेमस बुक है और इस बुक के बारे में हमको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि कौन सी बुक किनके द्वारा लिखी गई है। एक और बुक है इंडिका, उसको भी अभी हमने रिसेंटली कुछ दिन पहले ये जो डेली जो क्विज है इसी के अंदर डिस्कस किया था कि इंडिका जो एक बुक है वो किनके द्वारा लिखी गई है, जिसको सेकेंड इंडिका है जो मेडिवल इंडिया के समय में जो लिखी गई थी। तो मगस्थनीज का जो टाइम पीरियड है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय का है। तो मगस्थनीज यहाँ पे नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा डी आंसर, क्योंकि मगस्थनीज का जो समय है वो और विजयनगर का जो समय है उसके अंदर अराउंड द 1000 से भी ज़्यादा का जो टाइम पीरियड है गैप है। तो मगस्थनीज उस समय में विजिट नहीं किए थे। मगस्थनीज जो यहाँ पे एक डिप्लोमेट होते हैं, जो सेल्यूकस निकेटर नाम के जो राजा होते हैं, जो गवर्नर होते हैं, उनके एक दूत होते हैं इंडिया में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में वो यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ जो आंसर होगा वो डी आंसर होगा। मगस्थनीज उस समय नहीं थे विजयनगर एम्पायर के समय में। इसके अलावा विजयनगर एम्पायर के बारे में स्टूडेंट्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि एक ओनली हिंदू किंगडम था उस समय में, जब यहाँ पे मुगल्स या मेडिवल इंडिया, मुगल्स का नहीं मेडिवल इंडिया के समय में यहाँ पे जब राज था। यहाँ पे हम बात करें कि जो दिल्ली सल्तनत है यहाँ पे जो इस्लाम किंगडम से बिलोंग किया करते थे जो लोग, उनका राज हुआ करता था थ्रू आउट द ईयर कंट्री में। तो उस समय में तुगलक्स के समय में 1336 में यहाँ पे विजयनगर आता है और इस विजयनगर से रिलेटेड यूपीएससी के द्वारा काफ़ी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आपको इस एम्पायर के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। आप कमेंट सेक्शन के अंदर इसमें जो डायनेस्टीज़ रूल की हैं, सुलवा हैं, तुलवा हैं, उन डायनेस्टीज का जो नेम है वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। 4 डायनेस्टी हैं, आपको ये मैं हिंट दे देता हूँ कि उसमें 4 डायनेस्टी हैं, सुलवा, तुलवा, और 2 डायनेस्टीज आप बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम से रिलेटेड क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स हमको भी पता है जो रसिया का जो ईस्टर्न एरिया है उसके डेवलपमेंट के लिए 2015 के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को इस्टेब्लिश किया गया था फार ईस्ट रीजन के डेवलपमेंट के लिए। जो व्लादिवोस्तोक का जो रीजन है, अफ्रीका का जो सबसे फार ईस्ट में जो रीजन है, जो वहाँ पे इतना डेवलपमेंट नहीं है, उसको रीडेवलप करने के लिए वहाँ पे अच्छा इन्वेस्टमेंट आए, बाहर के जो कंट्रीज हैं वो वहाँ पे इन्वेस्ट करें, उसके लिए यहाँ पे जो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। और जब इसकी 5वीं जो समिट हुई थी उसके अंदर हमारे ऑनरेबल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो इसमें चीफ गेस्ट के रूप में गए थे वहाँ पे इसकी 5th समिट के अंदर ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के अंदर में। अगर हम ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो यहाँ पे एक्सपेंड करना है इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन द एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर में। स्टूडेंट्स आपको पता होगा टोटल इस प्रेजेंट समय में 17 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो यहाँ पे जो मनी है वो यहाँ इन्वेस्ट कर रही हैं। इंडिया के द्वारा भी 1 बिलियन जो यहाँ पे डॉलर है वो लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में दिया गया है रसिया को, वहाँ का डेवलपमेंट करने के लिए। फार ईस्ट रीजन है, व्लादिवोस्तोक और ये जो सिटीज़ हैं वहाँ पे उनका डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे इंडिया के द्वारा मनी इन्वेस्ट किया गया है। तो ये स्टूडेंट्स हमको पता होना चाहिए। और रसिया तो अभी प्रेजेंट समय में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर में है। रसिया का सबसे वेस्टर्न एरिया है जो और बहुत सारे कंट्रीज से घिरा हुआ है, और एक छोटा सा एरिया है उसके बारे में भी हमने जुलाई के जो करंट अफेयर है उसमें डिस्कस किया था। तो इस तरीके की जो माइन्यूट डिटेल्स होती हैं इन्हीं को यूपीएससी के द्वारा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो हमको अच्छे से पता होना चाहिए। फार ईस्ट रीजन के बारे में देखा तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा सी आंसर, कि दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्टली दिए गए हैं ईस्टर्न रीजन के डेवलपमेंट के लिए। और यहाँ पे कंट्रीज का कोऑपरेशन करना है जिसमें न्यूजीलैंड है, वो ऐसे भी बहुत, इंडिया है, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनके द्वारा मनी को वहाँ इन्वेस्ट किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द 2+2 डायलॉग से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, हमारा जो इंडिया है, इंडिया का बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनके साथ में 2+2 डायलॉग है, इंडिया ने इस्टेब्लिश किया है। अगर हम बात करें कि 2+2 डायलॉग कौन कौन से कंट्रीज के साथ में इस्टेब्लिश किया है, तो सबसे जो पॉपुलर जो नेम है वो नेम तो आपको पता होगा कि जो यूएसए के साथ में इंडिया का 2+2 डायलॉग कंटिन्यू चलता रहता है, इंटरेक्शन होते हैं, डिप्लोमेटिक मीटिंग्स होती हैं। अगर हम बात करें इसके अलावा हमने जापान के साथ भी 2+2 डायलॉग है इंडिया का। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है 2+2 डायलॉग। तो स्टूडेंट, बहुत सारे कंट्रीज के साथ में है 2+2 डायलॉग। 2+2 डायलॉग क्या होता है? 2+2 डायलॉग एक बेसिकली डिप्लोमेटिक टर्म है। यहाँ पे हमारी 2 मिनिस्ट्रीज इसके अंदर इंटरेक्शन करती हैं। दूसरी जो वहाँ के जो 2 इन मिनिस्ट्रीज इन डिपार्टमेंट्स को जो हेड करते हैं उनसे, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और डिफेंस मिनिस्ट्री हैं, वो यहाँ पे हेड करती हैं। और स्टूडेंट, जब ये 2016-17 के समय स्टार्ट हुआ था, जब ये 2+2 डायलॉग 2017 के समय में स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम में हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थी, जो हमारी फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे, सुषमा स्वराज जी इस टाइम में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे। और डिफेंस मिनिस्टर उस टाइम में निर्मला सीतारमन जी थे, जो हम प्रेजेंटली फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो ये जो हमारी 2 लेडीज़ जो थी, जो मिनिस्टर्स थी उस समय में, उनके द्वारा विजिट किया गया था यूएसए के लिए। तो वो हमारी वुमेन एम्पावरमेंट को भी शो करता है स्टूडेंट्स। इसके अलावा आपको डिफेंस मिनिस्टर, जब निर्मला सीतारमन को जब डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया था, तो उस समय में एक बात निकल के आई थी कि पहली जो महिला हैं वो डिफेंस मिनिस्टर हैं। हाँ, इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री के रूप में इनको चार्ज दिया गया था, पहली महिला थी। इससे पहले जब इंदिरा गांधी के समय में, जब इंदिरा गांधी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनके समय में भी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्हीं के द्वारा हेड किया गया था। तो ये हमारा जो वुमेन का एम्पावरमेंट है उसको यहाँ शो करता है कि वुमेन्स हमारे यहाँ कैपेबल हैं और सभी पोस्ट पे उनको इक्वल यहाँ पे दिया जा रहा है। इसके अलावा डिस्पाइट बहुत सारे जो कंसर्न्स भी हैं, हेल्थ के कंसर्न्स हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे कंसर्न्स हैं। पर इसके अलावा ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि इंडिया में जिस तरीके से वुमेन मिनिस्टर्स के द्वारा इंडिया को लीड किया गया इस 2+2 डायलॉग में उस समय में, तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और यहाँ पे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इस जो डायलॉग को हेड किया जाता है, ये मिनिस्ट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो आंसर है वो उसका पता है, बी आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द जो नवरोज का फेस्टिवल है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि नवरोज का फेस्टिवल रिलेटेड टू विच रिलीजन, कौन से रिलीजन से रिलेटेड है? तो जोरोस्ट्रियन जो रिलीजन है उसी से रिलेटेड है स्टूडेंट्स। नवरोज को बेसिकली एक न्यू ईयर है, जो पारसियन न्यू ईयर इसको बोला जाता है। पारसियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग इसको न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। उनका जो मंथ है, जो उनका कैलेंडर है, कैलेंडर का ये पहला महीना होता है जिसको न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम स्टूडेंट्स हमारे विक्रम संवत के अकॉर्डिंग बात करें, तो हमारे यहाँ पे भी जैसे ही विक्रम संवत का समय आता है और हमारा न्यू ईयर होता है, जिसको इंडियन जो कैलेंडर के अकॉर्डिंग न्यू ईयर बोला जाता है, तो उस न्यू ईयर के अंदर भी उस समय में आप देखिए कि इंडिया में कितने बहुत सारे फेस्टिवल हैं जो सेलिब्रेट किए जाते हैं। नवरात्रा है, इसके अलावा आपको बैसाखी देखने को मिलेगी, वो बेसिकली हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स भी हैं। उस समय में हार्वेस्ट का समय भी होता है। और भी बहुत सारे जो फेस्टिवल हैं महाराष्ट्र के अंदर भी, वहाँ पे आपको गुड़ी पड़वा नाम का फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देगा उस समय में। तो जोरोस्ट्रियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग नवरोज है वो सेलिब्रेट किया जाता है एज ए न्यू ईयर। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो आप देखिए कि ये यूनेस्को की जो इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट है उसके अंदर नवरोज को शामिल किया गया है। यूनेस्को की जो लिस्ट है, यूनेस्को की जो लिस्ट है उसके अंदर में इसको शामिल किया गया है। इंटेंजिबल लिस्ट के अंदर में नवरोज को जो न्यू ईयर है, तो ये इंडिया की तरफ से इसको शामिल किया गया है। इंडिया में जो पार्शियन कम्युनिटीज़ के अगर लोगों की बात करें तो गुजरात और महाराष्ट्र का जो रीजन है वहाँ पे ये लोग रहा करते हैं। और इनके बेसिकली हम बात करें कि बिजनेस एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इनका योगदान है इंडिया के अंदर में। तो जोरोस्ट्रियन जो न्यू ईयर है उसी को नवरोज बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आज के लेक्चर में इन सब जो टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया, डिटेल में डिस्कस किया। जो भी आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें मिली है तो उसको आप नोट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक में। और स्टूडेंट्स कंटिन्यू हार्डवर्क कीजिए। इन्वायरमेंट की सीरीज़ के बारे में आपको बता ही दिया है कि एक नई सीरीज़ लॉन्च की गई है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जहाँ पे इन्वायरमेंट के रिलेटेड MCQs को कंटिन्यू प्रैक्टिस किया जाएगा, क्योंकि इन्वायरमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी UPSC के लिए। तो स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।